अभी तक टू डेट उसकी गूंज आपको सुनाई देती है 92 वर्ल्ड कप की, क्योंकि सारी कौम जो थी ना वो पीछे लग गई हमारे। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे तो आइडिया नहीं था, जब यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड कर रहा था तो तब एक समंदर दिखा हमें लोगों का। That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory, what a great victory! 29 साल पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और उसी की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए हमारे पास आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस विक्ट्री में। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, फॉर्मर पीसीबी सीईओ, और मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पाकिस्तान के लिए वॉइस ऑफ क्रिकेट है। हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़ राजा। रमीज़ भाई, आपकी फिटनेस और आपको देख के लगता तो नहीं है कि 29 साल हो गए, लगता 10 साल पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। तो 29 साल कैसा देखते हैं आज आप उस दिन को? देखिए, आपकी इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरव्यू बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी तारीफ आपने कर दी है मेरे, मैं तो ब्लश कर रहा हूँ। वक्त का पता नहीं चलता है। 29 साल हो गए, ये आपने मुझे अभी बताया, सो मैं और बूढ़ा सडनली फील करना शुरू कर दिया मैंने। बट बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट था। और जब आप खेल रहे थे वर्ल्ड कप तो आपको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि गालियाँ पड़ रही थी वहाँ पे। मज़र उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, तो अखबारों के थ्रू हमें पता चल रहा था कि सहाफ़ी तपे हुए हैं, फैंस तपे हुए हैं, क्योंकि हर मुकाबला हम हार रहे थे। एक ने तो हमारी फ़्लाइट नंबर वापस लिख दी कि इस PK 305 से ये टीम वापस आएगी, तो जूतों के हार के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए लाहौर के एयरपोर्ट पे। इस तरह की खबरें थी। सो उसके बाद अपने आप को उठाना, और फिर लक ने हमारा बहुत साथ दिया। टीम भी हमारी स्ट्रांग थी, इसलिए कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और उस वक्त ही ये हमने सोच लिया था, कर्टेसी इमरान खान, कि अगर बॉलिंग स्ट्रांग होगी तो आप फिर मैचेस लिमिटेड ओवर्स के जीत सकते हैं। और हमारे पास वैरायटी थी एंड बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस थी इंडिया। अच्छा रमीज़ भाई, जिस तरह आपने कहा कि शुरू में काफ़ी मुश्किल हुई, पाकिस्तान काफ़ी मैचेस हार गया, 4-5 मैचेस पाकिस्तान को लगातार जीतने थे और डिपेंडेंट थे दूसरी टीम्स के ऊपर भी, लेकिन कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आप लोगों को लगा कि नहीं, ये वर्ल्ड कप हमारा है? ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ लोगों को कि हम हर जो मैच हार रहे थे उसके बाद जो टीम मीटिंग होती थी उसमें इमरान खान वाज द गाइडिंग स्पिरिट एक तरह से, जो कि हर दफ़ा कहते थे कि नहीं, मेरा अस्पताल बनना है, हम ये नहीं हार सकते हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि कॉज बहुत बड़ा है। सो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। फिर जैसे ड्रेसिंग रूम में आते थे तो जब मैच हारते हैं तो आपको बात करने जो है ना वो बड़ा बोझल लगता है। सो वो नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली जो है वो थक करके इमरान खान लगा देते थे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सो उससे फिर ये होता था, एक इंट्रोस्पेक्शन भी होती थी ऊपर वाले से, और जैसे कि राब्ता आपका डेवलप हो जाता है, और कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई तेरी मदद और तेरी रज़ा चाहते हैं। सो उस लिहाज से एक तरह से वो भी बहुत ही एक मोटिवेशनल कवाली हमारे लिए साबित हुई। मगर ये इमरान खान थे जो कि लगे रहे कि नहीं, हम हार ही नहीं सकते हैं, सो हम जीतेंगे जीतेंगे। और एक दफ़ा एक मोमेंट ऐसा नहीं आया जहाँ पे वो पीछे हट गए हों कि नहीं, अब तो खैर काम हमारा तमाम हो गया। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आने दी उन्होंने। अच्छा रमीज़ भाई, मैं अभी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस एज ए कंट्री, जो पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, और मैंने कई लोगों से भी पूछा, और जो कॉमन फैक्टर था जो हर बंदे ने जिसकी बात की, वो वर्ल्ड कप 92 की विक्ट्री है। उसके अलावा ऑब्वियसली पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना, OIC समिट होस्ट करना, मलाला का भी रिसेंटली यंगेस्ट जो है उन्होंने जब वो बनी थी, जो उनको प्राइज़ मिला नोबेल, वो भी एक अच्छा मोमेंट है। आप जो है पाकिस्तान की इस विक्ट्री को एक कंट्री के, मतलब एज ए कंट्री जो है इन 74 ईयर्स में कैसा देखते हैं? देखिए, सेल्फिश हो जाएगा मैं अगर ये बात करूं कि इससे बड़ी कोई चीज़ हुई नहीं थी पाकिस्तान में 1992 से पहले तक। मगर ये लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस इस चीज़ को मानते हैं, फैंस मानते हैं, और एक कॉमन पाकिस्तान का सिटीज़न जिसने कि वर्ल्ड कप अपनी जवानी में देखा, या टीनेजर्स ने, वो आप उनसे पता कर लें, उनके हिसाब से उनको कभी इतनी ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं मिली जब से पाकिस्तान बना था। और अभी तक टू डेट उसकी गूंज आपको सुनाई देती है 92 वर्ल्ड कप की, क्योंकि सारी कौम जो थी ना वो पीछे लग गई हमारे। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे तो आइडिया नहीं था, जब यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड कर रहा था तो तब एक समंदर दिखा हमें लोगों का, और वो टारमैक पे आए हुए थे। ये नहीं था कि वो पीछे थे रनवे से, रनवे जो था वो भरा हुआ था लोगों से। तो फिर हमने अपने आप को कहा कि शायद हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, क्योंकि उससे पहले कुछ आइडिया नहीं होता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया वहाँ पे,
फिर सिंगापुर में हम रुके कुछ देर के लिए ट्रांजिट में। सो आइडिया हो रहा था और फिर क्रिसेंडो बिल्डअप हुआ जब लाहौर हम लैंड किए। सो मेरे हिसाब से मुझे तो इतनी बड़ी कभी खुशी महसूस नहीं हुई है। फिर जैसे मैं यहाँ मॉडल टाउन में आया, आप यकीन करें जैसे ही मॉडल टाउन मैंने एंटर किया, यहाँ पे सारी शॉप्स के बाहर लोग खड़े हुए थे और नारेबाजी हो रही थी और सबको पता था कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। सो एक जज्बा था, जुनूनियत थी, मैं ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। इसमें कोई शक नहीं। बॉन्ड किया सारे लोगों ने। फिर उसके बाद खुशी जो थी वो बेइंतहा थी, क्योंकि अगेंस्ट द ऑड्स हम जीत गए और प्रूव किया कि पाकिस्तान अगर फोकस ठीक हो, मेहनत करें, ऊपर वाले पे बिलीव हो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा रमीज भाई, आपकी अगर हम बात करें एज एन इंडिविजुअल उस वर्ल्ड कप में, अभी रिसेंटली जब वो 2019 वर्ल्ड कप था तो मैंने एज ए मतलब आप कह लेंगे एज ए फन फैक्ट जो है, मैंने देखा कि जितने कमेंटेटर्स आए हैं सबका मैं वर्ल्ड कप रिकॉर्ड देखता हूँ। तो मुझे पता था कि आपका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जब मैंने ये देखा कि आपकी जो एवरेज है पाकिस्तान के लिए 53 प्लस है वर्ल्ड कप में, और कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसकी कि आपसे बेहतर एवरेज हो पाकिस्तान की, क्या कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती थी वर्ल्ड कप में आपके लिए? देखिए, मैं आपको कब से कहता रहता हूँ कि आप मुझे बहुत ईजी लेते हैं और आप मेरी उस तरह से इज्जत नहीं करते जैसे कि आप बड़े नहीं। अब इस एवरेज को देखने के बाद मुझे जरा मजीद जो है वो ऑन द टोज रहना पड़ेगा। सो मोटिवेशन तो होती है, क्योंकि देखें और अच्छी बात ये थी मज़र के दोनों ये जो वर्ल्ड कप्स थे 87 का और 92 का, ये मेरे करियर के पीक पे थे, यू नो मिड टू लेट 20s, और फिर 30 साल का था जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ। सो मैं थोड़ी सी गेम को पहचान भी गया था, थोड़े से अपने आप को मुझे पता था कि क्या मेरे वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और फिर मोटिवेशन ट्रिमेंडस थी। और फॉर्चुनेटली दोनों दफ़ा कप्तान इमरान खान थे। सो इमरान खान इतने से प्लेयर को इतना बड़ा प्लेयर बना देते थे, उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ। बट ओवरऑल आई थिंक यही था कि बड़े स्टेज के ऊपर बड़ा प्लेयर बनना है, और यही मेरी एडवाइस है सबको कि अगर वर्ल्ड कप में आपने कुछ नहीं किया तो जैसे कि पूरे ओडीआईज में अपना नाम आपने डबो दिया, क्योंकि जितनी मर्जी 100 की हो, बड़ी परफॉर्मेंसेज हो, अगर वर्ल्ड कप में आपने उस टैलेंट को आगे लेके नहीं गए तो बहुत कुछ गंवाया आपने। और व्यूअर्स के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी है कि रमीज भाई की जो सेंचुरी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन क्राइस्टचर्च 119, दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर बाय एनी बैट्समैन इन दैट वर्ल्ड कप। तो रमीज भाई, ये कहना ठीक होगा कि वो आपके करियर की बेस्ट इनिंग्स थी, या कोई और आपके ज़हन में? नहीं, फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने 100 किया था सियालकोट में, और उसमें जो एक तरह से मास्टरी थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। कोई ये आप रिकॉर्ड से पता चलेगा, शायद 100 बॉलों में 100 किया होगा मैंने। सो वो खैर मेरी बेस्ट इनिंग्स थी, क्योंकि जहाँ पे मैं बॉल को हिट करना चाह रहा था वहाँ पे कर रहा था। 1990 की बात है या उसके बाद की बात है, मुझे याद नहीं है। बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट विन थी न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप की, क्योंकि ये एक तरह से फिर से मस्ट विन मैच था। क्वार्टर फाइनल था, हाँ, और हारे नहीं थे न्यूजीलैंड वाले। सो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए प्रेशर भी होता है, फिर उसके बाद परफॉर्म करना, और फिर ये नहीं कि आधे रास्ते छोड़ देना, पूरा पार नैया को लगाया। तो रमेश भाई, यू आर आल्सो द फर्स्ट बैट्समैन हु स्कोर्ड सेंचुरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वर्ल्ड कप। और वेस्ट इंडीज हमें पता है कि 80s और अर्ली 90s में बड़ी स्ट्रांग टीम थी। तो उस इनिंग्स का कुछ बताएं, क्योंकि वो भी जो उस टाइम 92 वर्ल्ड कप के जो टॉप 5 स्कोर्स थे उसमें भी वो आती है इनिंग्स। देखो मज़र, मेरा एक किसी ने ट्विटर पे पुराना इंटरव्यू भिजवाया हुआ है मुझे, शायद 93 का है वो, और उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है, आपकी लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की, कि 75 का वर्ल्ड कप, 79, 83, 87 तब तक वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ किसी वर्ल्ड कप में किसी ने सेंचुरी नहीं की थी। तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ी इनिंग्स थी, क्योंकि हम खौफज़दा थे वेस्ट इंडीज़ से। एक तरह से वो हमारे जहनों पे तारी थे। मार्शल, होल्डिंग, गार्डनर, फिर एम्ब्रोज आए, कोटनी वॉल्श आए। सो ये बड़े बॉलर्स थे और इनको पता था कि कैसे आउट करना है, तेज़ भी थे और एक्यूरेट भी थे। सो उस लिहाज से बड़ी स्पेशल इनिंग्स थी वो। हालांकि वो मैच के फॉर्मूला के हिसाब से स्लो थी, मैं मानता हूं अगर आजकल आप देखें, मगर जो सेकंड 50 था मेरा, वो शायद 57 बॉलों में था। सो उस वक्त उसकी बैकग्राउंड ये है कि उससे पहले हम कोई 7 या 8 प्रैक्टिस मैच खेले थे मज़र, और सब हार गए थे ऑलमोस्ट। सो कॉन्फिडेंस कम था। फिर इमरान खान वो मैच नहीं खेल रहे थे, हमारा रेगुलर कप्तान। तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी सी थी, हेजिटेशन थी, और यही था कि अगर आपकी फॉर्म लग जाती है तो बस पकड़ के रखें उस पोस्ट को, फॉरगेट अबाउट के पेस क्या है इनिंग्स की या क्या होगा, एंड तक जाएं और फिर देखा जाएगा। अच्छा रमेश भाई, अगर हम उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन को देखें तो आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोर था आफ्टर जावेद मियां था, और आई थिंक आप एक दो मैचेस आपने मिस भी किए थे। तो अगेन वही पॉइंट के जो आपने बात की मोटिवेशन फैक्टर की,
तो कोई इस वर्ल्ड कप से पहले आपको था कि जिस तरह 1987 में लाहौर में पाकिस्तान हार गया था और आई थिंक तब पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट था, तो वो भी कुछ था कि यार हम एक वर्ल्ड कप जो है वो गवा चुके हैं, तो ये जो है हमने नहीं, इसको अब हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना। 87 के वर्ल्ड कप की मैं आपको बात जल्दी से बता दूं, यहाँ पे जब क्वार्टर फाइनल था या सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो जब हम हार गए तो तब औरतों का एक स्पेशल इंक्लोजर होता था। तो मुझे याद है कोई 4-5 हज़ार खवातीन आई हुई थी और उनकी जो एंट्री और एग्जिट थी वो जो मेन कदाफी स्टेडियम का गेट है ना, वहाँ से थी। सो हम जैसे बस में चढ़ रहे थे, सारे अफसुर्दा, ज़ारो कतार रोती हुई लड़कियाँ, खवातीन जो थी वो ऐसे बस के आगे से गुजरी जा रही थी। तो जोश और जज्बा और जो एंटिसिपेशन की आपने बात की ना, वो बेइंतहा थी और हम अपने आप को समझे हुए थे कि वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। मगर ये बड़ी टफ गिग होती है वर्ल्ड कप की, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, आपको बहुत लकी भी होना पड़ता है। सब चीज़ों की वजह से ही हम 92 का फिर जीत गए। सो एक वो मोटिवेशन तो थी, क्योंकि इमरान खान उसके बाद रिटायर हो गए 87 के वर्ल्ड कप के बाद। फिर इनको इसरार किया गया फ्रॉम द प्रेसिडेंट के नहीं आप वापस आएँ, ये आए और फिर इनका हॉस्पिटल का इरादा बना। सो एक डिफरेंट लेवल के ऊपर उन्होंने भी देखा कि हमें जीत कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम भी, क्योंकि ठेस लगी हुई थी 87 के वर्ल्ड कप की और मोस्टली वही प्लेयर्स थे, जो कोर था हमारा ग्रुप वो वही था। तो आप ठीक कह रहे हैं कि शायद वो जो एक चोट लगी थी 87 वर्ल्ड कप की, उससे सीख के और दोबारा से ऐसी सिचुएशन में ना अपने आप को डालें। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का सिर्फ एग्जिस्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है एज अ क्रिकेट टीम। आपको पता है हमारा रिकॉर्ड तो बहुत ही ख़राब है। मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया, मैंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतते हुए नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑब्वियसली ये तो हम जो है ना 25-30 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले टीम थी जो पहुंच गई, क्योंकि इमरान को पता था कि हम स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट बाउंस, टाइम लगता है एक्लिमेटाइज होने का। सो अपने पैसों से गए उस वक्त। बट वही बात है ना, जो ग्रेट कैप्टन होता है उसकी सोच और स्ट्रैटेजी भी वैसी होती है, जो कि पहले से भांप लिया। इसलिए मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में हम उस तरफ जाने के बजाय कई दफ़ा हम पीछे चले गए और चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो पहले से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, आप वक्त लें। इंग्लैंड जाना है आप वक्त लें, न्यूजीलैंड जाना है वक्त लें। अब ऐसे नहीं हो सकता कि लास्ट मिनट, माना कि कोविड की वजह से टाइट है सिचुएशन, बट आगे चल के आपको प्रॉपर अपने आप को चांस देना है टू कम्पीट, जो कि हमने अपने आप को दिया उस 92 के वर्ल्ड कप। जिस तरह भी हम अगर अभी हम रिसेंटली इंडिया को देखें तो वो कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी वहाँ पे गए, हाँ। और जो टेस्ट सीरीज थे उन्होंने जीत ली। अच्छा रमेश भाई, बस एक दो और क्वेश्चंस 92 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की इमरान खान की, अगर उनका जो करियर है, ये आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो 92 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक बार नंबर 3 के ऊपर खेले थे, वो इस पोजीशन पे नहीं आते थे, लेकिन उसके अंदर वो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वो क्या एक फैक्टर था कि इमरान खान ने कहा कि ओके ठीक है, मैं खुद जो है नंबर 3 के ऊपर जाऊंगा, फिर सेमीफाइनल में नंबर 3 पे गए, वर्ल्ड कप फाइनल में नंबर 3 पे, तो उसके पीछे क्या एक लॉजिक? उसके पीछे 2-3 लॉजिक थे। एक तो अनफॉर्चुनेटली सलीम मलिक जो कि स्लॉटेड थे एट 3, उनकी फॉर्म नहीं थी तो प्रेशर पड़ रहा था। फिर उनकी अपनी बॉलिंग जो थी उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, सो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। और फिर उन्होंने कन्फर किया, ये आइडिया फ्लोट किया टीम मीटिंग में। रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी मिली उनको, क्योंकि वही बात थी कि पता नहीं कभी खेले नहीं है, वही वाला पॉइंट था। बट बिकॉज ही वाज द लीडर और उनको आइडिया था कि वो प्रेशर को कैसे अच्छा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सो मास्टर स्ट्रोक निकली। और फिर एक तरह से आपको फिर से पता चलता है कि वो कितने ग्रेट लीडर हैं, कि जितना प्रेशर, जितना बड़ा मैच, उतना ही अपने आप को पेश करना, और फिर स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 100 में से 100 तरह से उसको अक्रॉस द लाइन लेके जाना। तो ये दो सिनेरियो बेसिक थे। और फिर ये कि एक्सपीरियंस ड्यू था मियांदाद और इमरान का। और उससे पहले जब मेरे साथ वो खेले न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो सेमीफाइनल था, हमारी पार्टनरशिप अच्छी थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि कितने ज़्यादा वो कीन हैं कि वो सक्सेसफुल ही होंगे। एक आपको तड़प नज़र आ जाती है। और बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने भी, 40-45 स्कोर किया था सेमीफाइनल में। आपका 44 था। हाँ। और मैं यही एक चीज़ देख रहा था कि जो जितने भी जो बड़े मैचेस होते थे उसमें हमेशा आपने स्टेप अप किया। बेंगलोर का इवन जो टेस्ट मैच था जो पाकिस्तान जीता फर्स्ट टाइम इंडिया में, तो उसके अंदर भी जो उस इनिंग्स में आपका हाईएस्ट स्कोर था। फिर इवन नेहरू कप जो कि उस टाइम की चैंपियंस ट्रॉफी थी। तो ये मतलब अगेन वही बात कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे जितना बड़ा मैच होता था तो आपकी भी ज़रा परफॉर्मेंस जो है उतनी ज़्यादा हो जाती। नहीं, ये इत्तेफाक ही है, मगर मेरे को ख़ास फ़र्क नहीं होता था। ये ज़रूर है कि मैंने अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेली अंडर इमरान। मैं दोबारा से स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ यही, क्योंकि वही छोटे प्लेयर को बड़ा प्लेयर बना देना, और फिर
देखिए ओपनर का रोल बड़ा एक ख़ास होता है, क्योंकि जब ओपनर जाता है ना बैटिंग करने के लिए तो सारा एक तो ड्रेसिंग रूम आपकी तरफ नजरें जमाए होते हैं, तो आपको एक तरह से स्वैगर आपकी बन जाती है। और मेरी आदत ही यही थी और मेरा ब्रीफ भी यही था कि जाके एक तो कॉन्फिडेंटली इनिंग्स को शुरू करना है, और क्योंकि जब आप जिस तरह से आप खेलते हैं ना, आप मैसेज बड़ा स्ट्रांग वापस देते हैं ड्रेसिंग रूम को। और मैं हमेशा यही सोचता था कि बड़ा मैच है और अगर मैं खड़ा हो गया तो एक तो मैसेज अच्छा मिलेगा और फिर क्या है देखी जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो हमने जीतना ही है। और जब आप टीम के लिए सोचते हैं ना मज़र, जब आप जीतने के लिए सोचते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ बढ़ जाती है। इसीलिए टीम प्लेयर होना बड़ा सख्त ज़रूरी है। रिजवान को आप देखें अभी जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पहले वो टीम प्लेयर है, उसके बाद अब उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, आपको आइडिया हो जाता है कि अपने आप को उठाते हैं वो फॉर पाकिस्तान कि मैं मैच जितवाऊंगा। सो जब आप इस तरीके से जाते हैं कि मैं स्कोर करूंगा, मैं मैच जितवाऊंगा, मैं सेंटर पेज पे मैं हेडलाइंस बनाऊंगा, तो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ चली जाती है। बट टीम प्लेयर होना बड़ा सख्त ज़रूरी है। अच्छा रमेश भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन कि हमने बात की कि 29 साल हो गए हैं, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतने के लिए या एक और वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपकी नज़र में पाकिस्तान को क्या करना होगा? देखिए ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि टैलेंट पे तवज्जो देनी है, सिलेक्शन पे तवज्जो देनी है। मैं समझता हूँ और मेरा ये आजकल एक पेट सब्जेक्ट हो गया है मज़र, ये मैं बात करना चाहता हूँ कि आई थिंक वन विंडो ऑपरेशन चाहिए पाकिस्तान को टेस्ट टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सो एक टीम एग्जीक्यूटिव टीम डायरेक्टर की ज़रूरत है, जिसके नीचे जो है एक अम्ब्रेला हो, कोचेस, एनालिस्ट, कप्तान, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस, ये सब उसको रिपोर्ट करें और वो बताएं इनको, वो जीपीएस सेट करें, वो डायरेक्शन सेट करें। इस वक्त हो ये रहा है कि 4 तरह की डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। अंडर 19 है, फिर ए टीम्स हैं, फिर फर्स्ट क्लास आपका स्ट्रक्चर है, फिर पाकिस्तान टीम आती है। सो अगर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ ऑफ द टीम और मैं समझता हूँ कि मुझे जीपीएस सेट करने के लिए 5 स्विच हिटर्स की ज़रूरत है, सो मैं वो अंडर 19 के कोच को कह सकता हूँ कि इसके ऊपर आप काम कीजिए, क्योंकि वहीं से फिर सारी खेप उठ के सामने आती है। इसी तरह से डायरेक्शन में हर तरफ पुल कर रहे हैं, सब कोशिश यही करते हैं, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो जाए, कि पाकिस्तान ऊपर जाए, मगर जीपीएस अभी तक हम सही सेट नहीं कर सके हैं। और जीपीएस सेट करने के लिए आपको वन विंडो ऑपरेशन की ज़रूरत है। सिलेक्शन कमेटी उसके नीचे नहीं होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है टीम का, सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टली इन टच होगी विद द कैप्टन, बट कैप्टन जो है वो रिपोर्ट करेगा टू द डायरेक्टर ऑफ द टीम। इसी तरह से जो कोचेस हैं, एनालिस्ट हैं, ताकि सब एक पेज पे हों और आपको पता हो कि ये आपका जीपीएस है अंडर 19 से लेके टॉप टियर तक। मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान को ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा टियर की बात नहीं है, ये इस पे सोचना चाहिए। लेकिन रमेश भाई, अभी जो इस टाइम टैलेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में, इनको खुल के खेलना है मज़ा। आप समझते हैं इनमें है पोटेंशियल? मुझे ये लगता है कि इनकी पावर हिटिंग की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इनको इम्प्रोवाइज़ और बेहतर करना है। इनकी क्रिकेट की सोच और इम्प्रूव होने वाली है, ख़ासतौर पे जो नए लड़के आते हैं, और अपने आप को बैक करें और ये समझें कि अगर हम आउट हो गए, अगर हम मैच हार गए, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अभी आपके पास विंडो है 4-5 महीने की, वे यू कैन एक्सपेरिमेंट। और जितने भी आप मैचेस खेलें इंटरनेशनली उतना ही आपके लिए अच्छा है। बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की ए टीम है, सो व्हाट, इंटरनेशनल ये एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाएंगे, मैच जीतेंगे, इंशाल्लाह स्कोर करेंगे, विकेट लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। रमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। Thank आपसे you. बहुत अच्छा लगा कि हमने 92 वर्ल्ड कप की यादें जो हैं वो ताज़ा की, और होपफुली हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के मोमेंट्स जो हैं वो दोबारा जो है देखने को मिलेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।